नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज से हम अपने YouTube चैनल पर एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम का नाम होगा बात बिहार की। उस बिहार की जिसकी राजनीति कहीं जाकर ठहर सी गई है। बात हम उस बिहार की करेंगे जहां की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से कुछ खास उम्मीद की किरणें कहीं दूर दूर तलक दिखाई नहीं दे रही है। बात हम उस बिहार की करेंगे जिस बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। बात हम उस बिहार की करेंगे कि आज बिहार को एक चाणक्य की जरूरत है। बिहार जहां खड़ा है, जहां डटा है, वहां आज भी एक दूर दूर संभावनाएं की छोटी सी किरण दिखाई दे रही है। चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी कहीं दूर तलक एक रोशनी दिखाई दे रही है। हम इस कार्यक्रम के सहारे उसी रोशनी की तलाश करने जा रहे हैं, या यूं कहें उसी रोशनी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं दूर टिमटिमा रहा है। हम शुरुआत आज बिहार के इस नए विधानसभा सत्र के दौरान चुनकर आए ऐसे दर्जनों विधायक से मुलाकात से करेंगे जो कुछ अलग है, जो देश और दुनिया देखकर बिहार की राजनीति में आए हैं। हमें लगता है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों के रूप में इस तरीके के पढ़े लिखे लोग और समझदारी वाले लोग दशकों बाद चुनकर आए हैं और ये प्रयोग किसी और ने नहीं, नीतीश की पार्टी ने किया। हैरान करने वाली बात है, वो पार्टी जिसका नेतृत्व करता खुद अपने उस मनोदशा में नहीं है, उस समझदारी की दुनिया से काफी दूर चले गए हैं जिसके लिए नीतीश कुमार को याद किया जाता है। तो कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसे लोग आज भी जदयू में हैं जो इस तरीके के नए चेहरे को जगह दे रहे हैं, ऐसे चेहरे जिससे बिहार के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो आज हम जदयू के ऐसे ही एक विधायक से आपको परिचय कराने जा रहे हैं। जी हाँ, एक विधायक ऐसा भी, यह विधायक इस्लामपुर से है। हालांकि इनके पिताजी भी राजनीति में थे, राजीव रंजन जी, लेकिन पुत्र हैं ये अलग बात है। लेकिन इस तरीके के लोग भी राजनीति में आए हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये कौन है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है और कैसे ये राजनीति में आए और अब राजनीति में आने के बाद ये सोच क्या रहे हैं, यह बिहार को लेकर इनकी समझदारी क्या है, कैसा बिहार ये बनाना चाहते हैं। नाम इनका रुहेल रंजन है। ये बीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और उसके बाद ये कैलिफोर्निया के सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से वित्त फिनांस में एमबीए इन्होंने किया है। साथ ही इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पोलो ऑल्टो में उन्नत परियोजना प्रबंधन अध्ययन से के माध्यम से इन्होंने वहां भी अध्ययन किया है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे इनको एक अलग तरीके के पढ़ाई का अनुभव है। दुनिया में कैसे लोग खास करके बिजनेस व्यापार, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी समझदारी क्या है, बिजनेस का स्किल क्या है, उस पर इनका मतलब अच्छी पकड़ है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे को विधायक क्यों बने और साथ ही विधायक बनने के बाद बिहार के बदलाव में या बिहार के बदलाव को लेकर यह सोच क्या रहे। चलिए हम सीधे रुहेल रंजन के पास चलते हैं, बिहार विधानसभा, जहां हमारी मुलाकात रुहेल रंजन जी से हुई और हम जानना चाहते हैं कि आखिर रुहेल रंजन जी चुनावी राजनीति में क्यों आए और फिर राजनीति में जब आए तो फिर राजनीति की जो अपनी एक
परंपरागत समस्याएं हैं, उस समस्या से कैसे उन्होंने निपटा, जो अपने यहाँ देखते ही है ना, मतलब विधायक मतलब सब बेटा बेटी के ब्याह जनेऊ मरनी हरदी में पहुंचे, यही विधायक का काम है। उन सब चीजों से फिर बूथ मैनेजमेंट से लेके पैसे का खेल, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं आज की राजनीति में, इसलिए अच्छे लोग आते नहीं हैं। तो उन सब चीजों से कैसे ये पार पाए और कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, चलिए जरा रुहेल जी से बात करते हैं। बात बिहार की, और बात बिहार में हम आज फिर आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड तो जरूर है, लेकिन उनका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है या फिर चुनाव लड़ने के दौरान जो हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो उनकी तकनीकी टीम थी, उसका जो चुनाव लड़ने का मिजाज, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम उस वक्त चुनाव के दौरान भी हमने आपको दिखाया था। अब कुछ महीने पुराने हो चुके हैं, बिहार को एक अलग नज़रिए से देखने की इनकी कोशिश है, और जहां पढ़ाई किए, विदेशों में पढ़ाई किए, देश और देश के अंदर भी इन्होंने पढ़ाई की, एक बड़ा कह सकते हैं कि कनवास रहा है इनका। राजनीतिक तौर पे हम नहीं बात कर रहे हैं, हम शैक्षणिक तौर पे कर रहे हैं, और एक उस लेवल की हम बात करें, आईक्यू के लेवल पर करें, जो अमूमन बिहार के विधायकों में बहुत कम देखा गया है। बिहार की पहचान क्या है? राजनीति। हम राजनीति खूब करते हैं, लेकिन बात बिहार की कभी नहीं करते। इसलिए अब हम बात बिहार की करें। डबल इंजन की सरकार है, और यही मौका है बिहार को वहाँ खड़े करने का जहाँ आज़ादी के दौरान के बीच बिहार खड़ा था। मतलब एक सबसे डेवलप्ड स्टेट में एक बिहार हो, इसके लिए ज़रूरी है, उस वक्त जिस तरीके से विजन वाले नेता थे, आज भी एक विजनरी नेता की जरूरत है। रामविलास पासवान हो, लालू जी हो या नीतीश जी हो, अलग अलग कनवास में अलग अलग वजहों से जाने जाते हैं, लेकिन समग्रता में जो विकास की बात होनी चाहिए, अब उसका वक्त आ गया है। हमने सोशल जस्टिस भी देखा, हमने विकास का वो पैमाना भी देखा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, लेकिन अब अंतिम व्यक्ति के बाद एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ विधायक जी हैं, पहले उनसे पूरा परिचय ही हम जानेंगे, क्योंकि हम परिचय आपको नहीं बताएंगे, इन्हीं से पूरा परिचय जानेंगे, और कैसे ये राजनीति में आ गए, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम रुहेल रंजन हुआ। मैं इस्लामपुर विधानसभा, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, वहाँ से जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए से विधायक इस बार 2025 नवंबर में चुन करके आया हूँ। वहाँ के भाई बहनों ने मुझे भारी मतों से जिता करके उनकी सेवा करने के लिए भेजा है। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें हमने देखा कि इस बार बहुत सारे पढ़े लिखे और युवा विधायकों को लोगों ने चुना है। लोगों की मंशा ये है कि अब बिहार में बदलाव लाया जाए, यहाँ अब डेवलपमेंट को अलग स्टेज पे लेके जाया जाए। पिछले 21 सालों में जो बदलाव बिहार में हुआ है वो हम सब ने देखा है। 2006 में ना रोड थी, ना पानी था, ना बिजली था, ना व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमारे एक्स सीएम अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी ने ये सब ठीक कर दिया। रोड देखिए तो रोड एकदम बढ़िया है, बिजली देखिए बिजली एकदम बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अब उड़ान भरने का समय। जी बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि दर्शकों को सिर्फ नाम के परिचय नहीं, अपने पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बताएं, कि ताकि वो समझ सके कि बिहार में ऐसे विधायक भी हैं जो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी अपनी बात बड़ी मजबूती से रखते हैं। तो जी मैंने जो इंजीनियरिंग पढ़ी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, बीआईटी मेसरा रांची से पढ़ी है, और उसके बाद 1 साल हनीवेल में काम किया, 3 साल सीमेंस में काम किया। उसके बाद सैन होजे कैलिफोर्निया से, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस किया। उसके बाद वहीं कैलिफोर्निया से ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा, और उसके बाद 3 साल फिर इंडिया ही आकर के नौकरी की। उसके बाद फिर बिहार में ही अपना काम चालू किया अलग अलग क्षेत्रों में, और 2011 से 2026 तक यही कोशिश रही, 25 तक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कैसे नौकरी यहाँ दे सकूँ। मुझे ये लगा कि अगर मैं यहाँ पे रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे पाऊँगा तो मैं कुछ किया। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बिहार अब डेवलप हो गया है, तो
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो अब लोगों की मंशा ये है कि अब यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इसी के तहत अब जैसे कुछ दिन पहले पैन IIT समिट बेंगलोर में हुआ था, तो उसमें बिहार की तरफ से मैं गया था। तो वहाँ पे मैंने सबको बताया कि बिहार में अब जो स्थिति है वो 2005 से बहुत अलग है। वहाँ पे अभी भी लोगों को यही लगता है कि बिहार 2005 की स्थिति में है। तो मैंने उनको वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, बातें करी, और जब मेरे से उन्होंने बातें करी तो उनको समझ में आया कि अब बिहार में ऐसे विधायक आए हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजी भी अच्छा से बोलते हैं और चीज़ों को टेक्निकली भी जानते हैं और स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं। जब स्टेट में अगर नेता ऐसा चुन के आए जो डेवलप करना चाहते हैं तो स्टेट डेवलप हो ही जाता है। इससे ये साफ पता चलता है कि जो बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं वो ये चाहते हैं कि बिहार अब इंडस्ट्रियलाइज है। तो जैसे IIT के समिट में मैं गया था तो वहाँ पे जब लोगों से बात हुई तो उसमें से एक आदमी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए और सबसे मिल करके और MOU वगैरह साइन करके गए, और पटना में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वो खोल रहे हैं, जिसमें कि शुरुआत में वो 100 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और 3 साल के अंदर 2500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पटना में ही एम्प्लॉय करेंगे। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे। इसके अलावा मैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुना हुआ ट्रेजरर भी हूँ। तो उस हैसियत से भी जो भी मुझसे बात करता है मेरा फोकस एक ही रहता है कि किसी तरीके से वो लोग बिहार आएँ, बिहार में इन्वेस्ट करें, यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तभी यहाँ रोजगार होगा, और जब यहाँ रोजगार होगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। देखिए, 2 इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री पे कुछ करने की जरूरत है। मतलब स्टूडेंट भी बिहारी है, पढ़ाने वाला भी बिहारी है। मान लीजिए कोटा इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलुरु चले जाइए, सारे टॉप टू बॉटम बिहार के लोग हैं और वो बिहार आना भी चाहते हैं। जैसे कोटा में भी जो स्टूडेंट हैं या जो शिक्षक हैं वो आना चाहते हैं। सरकार के साथ भी जब कभी भी हमारी बात हुई, बोले कि 2 ऐसा सेक्टर है जिसको अगर आप सहयोग करिए तो महीने नहीं लगेंगे वो लोग वापस आ सकते हैं। उस तरीके का माहौल है। आपको लगता नहीं है कि वो जो माहौल है उस माहौल को देने में जो सरकार, जैसे आप बाहर रहे हुए, जैसे हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर बिहार आए, तो सैटरडे संडे कहाँ मनाए? जो नई पीढ़ी के लोग हैं, एम्स में जो डॉक्टर हैं वो नहीं टिक पा रहे हैं, IIT बिहटा में जो प्रोफेसर हैं वो नहीं टिक पा रहे हैं। मतलब जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो अंततः अपनी पत्नी के दबाव में, वो बच्चों के दबाव में फिर वापस लौट जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस पे सरकार को, मान लीजिए आप बड़े इंडस्ट्री लाइए चाहे नहीं लाइए, जो सामान्य तौर पर बिहार में रहने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो पहले माहौल बनाने की सबसे बड़ी जरूरत है। कि वो कुछ हद तक अब माहौल बन गया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे आने को तैयार हुए, तो जब वो यहाँ पे आए तो मैंने उनको लोगों से तो मिलाया ही, साथ में डॉक्यूमेंट वगैरह तो साइन हुए ही। उसके अलावा उससे पहले मैं उनको मरीन ड्राइव लेके गया, JP गंगा पथ, उनको बिस्कोमान भवन लेके गया, उनको जो नया मॉल खुला है सिटी सेंटर मॉल वहाँ लेके गया। उससे उनको दिखा कि अब बिहार भी एक अलग डेवलपमेंट के स्टेज में आ चुका है। जैसा वीडियोस में पहले दिखाते थे वैसा अब नहीं है। तो उनको भी ये चेंज नज़र आया और वो आने को तैयार हुए। क्या करना चाहते हैं? कि देखिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर अगर बिहार में आएगी तभी बिहार आगे बढ़ेगा और तभी यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग अपने आप खुश रहेंगे। क्या मतलब बिहार क्या है जो मतलब लाइक कर रहा है कि मतलब चाह तो जरूर लोग रहे हैं। अब त्रिपुर में सारे कपड़ा इंडस्ट्री में बिहारी है। यहाँ क्या आपको लगता है, आप यहाँ रह रहे हैं तो क्या होना चाहिए सरकार के स्तर पर भी और एक बिहारी होने के स्तर पर भी, कि ये क्या बदलाव, मतलब क्योंकि वो जम नहीं पा रहा है। जो एक आपस में जो ये होनी चाहिए ना, अब कुछ नए लोग आए तो अब बात होनी चाहिए। इसलिए हम इस बात बिहार की कर रहे हैं कि लोगों को भी अब हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि इस पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। इस पॉलिटिक्स से कुछ मिलने जुलने को नहीं है। राष्ट्रीय फलक पर जो सियासत है वो अपने तरीके से चलती रहेंगे, लेकिन बिहार को
अपने जगह से अगर उस जगह पे आप नहीं पहुंचे तो फिर भारत के देश में एक बिहार स्टेट भी है, बीमारू राज्य की तरह लोग याद करेंगे। फिर आप जैसे जैसे पीछे होंगे सब आपका पीछे साथ छोड़ता चला जाएगा। तो ये जो एक चीज है वो कहाँ आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिहार में क्या क्या बहुत बढ़िया है जिस कारण से जो लोग आने को तैयार हो रहे हैं। तो पहला कि यहाँ पे जो पॉलिसी है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, बिहार सरकार की, जो पूरे देश में सबसे इंडस्ट्री पॉलिसी बिहार की है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी यहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा टैक्स रेट यहाँ मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मैन पावर यानी लोग की अवेलेबिलिटी बहुत है। यहाँ पे स्कूल अब काफ़ी ठीक ठाक हैं, कॉलेज भी अब ठीक ठाक हैं। तो हर साल लाखों बच्चे ऐसे हैं स्कूल और कॉलेज पास आउट करते हैं और जो कि नौकरी करना चाहते हैं। इससे कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आती है तो ये देखती है कि हर साल कितने बच्चे अवेलेबल हैं जो काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सब कुछ ग्रीन फील्ड यानी कि कंपटीशन कम। कोई भी आप इंडस्ट्री लगाइए तो उस इंडस्ट्री में अभी कंपटीशन नहीं है। किसी भी सेक्टर में कंपटीशन होने के लिए कम से कम 10-12 इंडस्ट्री होती हैं, तब प्राइस का कंपटीशन होता है। बिहार में आज की डेट में भी छड़ जैसी चीज़ भी इंपोर्ट होती है दूसरे राज्यों से, और ट्रांसपोर्टेशन तो कॉस्ट लगता ही है। तो अगर यहाँ पे छड़ का फैक्ट्री लगाइएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदा मिलेगा और उतना ज़्यादा मार्जिन पे आप छड़ बेचिएगा। तो यही सब चीज़ें समझा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो बिहार आएँ। और अमूमन मैंने ये देखा कि जो बिहारी लोग जो बाहर रहते हैं, आप वहाँ जाएं तो बेचारे खुद आपको कांटेक्ट करते हैं कि हम कैसे बिहार वापस आ सकते हैं, हम कैसे इंडस्ट्री खोल सकते हैं। जैसे बेंगलोर में अभी गया था तो एक इसरो के साइंटिस्ट थे जो अभी जस्ट रिजाइन किए हैं, नोटिस पीरियड में हैं, और उन्होंने बताया कि वो बिहार में आकर के एक डिफेंस का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमने उनकी डिपार्टमेंट में पूरी बात कराई और वो यहाँ पे आने को तैयार हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे कदमों से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेन जो हम लोगों का बिहार में इशू आज के दिन में है वो ब्रांडिंग का है। लोग बिहार को अभी भी वही समझते हैं जो वो टीवी के सीरियल में और सीरीज में, वेब सीरीज में जो देखते हैं। बिहार ऐसा अब नहीं है। अब लोग अगर फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम चेक करें आज के लोगों का, आज के युवाओं का, तो वो देखेंगे कि बिहार में अब पूरा डेवलपमेंट हो गया है, रोड बढ़िया है, बिजली बढ़िया है, पानी है। तो ये सब होने के बाद अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है। तो इसलिए हम सबको यही कोशिश करनी है कि ब्रांड बिहार को सुधारा जाए और ये बताया जाए कि बिहार अब कैसा है, और ना कि ये देखा जाए कि बिहार 2005 में कैसा था। चलिए, 2005 के बिहार में और 2026 के बिहार में जो फर्क दिख रहा है वो देश के सामने दिखाई दे, ये बहुत जरूरी है। ये एक बात बिहार में एक बड़ी बात इन्होंने कह दी। उस नजरिए को बदलना है जो नजरिया आज भी बिहार के विकास में बाधक है, और वो नजरिया हम आप सभी बदल सकते हैं। मतलब बिहार के 14 करोड़ आबादी जो हम जात धर्म मजहब में उलझे रहते हैं, राष्ट्रवाद और क्या क्या बातों में हम लोग उलझ कर अपना समय जाया करते हैं, सोशल मीडिया पर भी और समाज के बीच भी। लेकिन जो बदलाव हुआ है अब उस बदलाव की भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए इस हाँ। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जो आप अभी कह रहे थे कि जात की जगह अब काम की बात करनी चाहिए। तो हम लोग जात डिस्कस करने के बजाय अगर ये डिस्कस करें कि बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी कैसी है जो कि देश की बेस्ट है। तो केंद्र सरकार 50% सब्सिडी देती है फैक्ट्री लगाने पे। मान लीजिए आपने 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाई सेमीकंडक्टर की बिहार में, तो 500 करोड़ केंद्र सरकार पैसा देगी और बिहार सरकार ऊपर से 300 करोड़ और देगी। यानी कि 1000 करोड़ की फैक्ट्री 200 करोड़ में आपको लग के मिल जाती है। तो हम लोग को ये डिस्कस करना चाहिए कि पॉलिसी कैसी है, आगे और क्या पॉलिसी बननी चाहिए और किन पॉलिसी से बिहार आगे बढ़ सकता है, और ना कि ये डिस्कस कि उनका जात ये है उनका जात ये है। उस चीज़ से अब आगे बढ़ करके आगे आने वाले जनरेशन की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए हमको अब काम पे और पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, काम पर और पॉलिसी पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि बात बिहार में बिहार का मिजाज बदलना है। जब तक मिजाज नहीं बदलेगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। फिर किसी न किसी इसी तरीके की शख्सियत से मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।